हेलो एवरीवन, चलो बेटा करते स्टार्ट। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में कोई डाउट दुख तकलीफ समस्या तो नहीं है तुम्हें? नहीं है, ठीक। अब पढ़ते अपन 7। अरे भाई, चलो कार्यक्रम शुरू करें। रेडी? अ मशीन शो। क्या नूर नहीं आ रहा? कोई बात, एकदम मतलब थोड़ा थोड़ा दिख तो रहा हूँ ना मैं, कार्तिक जैसा दिख रहा हूँ ना, हार्दिक जैसा, सॉरी कार्तिक। अ मशीन शो कॉज सेंटर कंटेन 3 मशीन ऑफ इक्वल कैपेसिटी। बेटा हमारे पास है 3 मशीन। सोल्व करना भी सिखाता हूँ, कैसे सोल्व करते कुछ। 3 मशीन अपने पास, इक्वल कैपेसिटी की बोलिए, एक जैसी है तीनों की तीनों, इक्वल कैपेसिटी। 2 ऑपरेट दिस 3 मशीन, 9 ऑपरेटर आर रिक्वायर्ड, 3 ऑपरेटर ऑन ईच मशीन। हर एक मशीन को कितने ऑपरेटर चलाते हैं? 3। ठीक है, ये पहली मशीन, ये दूसरी मशीन, ये तीसरी मशीन। ठीक है, 3 ऑपरेटर। गोलू, मोलू और ढोलू। ये तुम्हारे प्राण ले लेगा। ये एक मशीन को 3 ऑपरेटर चलाता है। ठीक है, ये बहुत खराब बात है। क्यों? अभी तुम्हें पता पड़ेगा आगे क्यों खराब बात, मतलब क्वेश्चन करने के लिए खराब बात है। ठीक है, ऑपरेटर आर पेड 20। एक ऑपरेटर को अपन 20 रुपया देते हैं। ठीक, वेजेस ऑफ ऑपरेटर ₹20। द फैक्ट्री वर्क्स फॉर 48 आवर्स इन अ वीक विच इंक्लूड 4 आवर्स सेटअप टाइम। एक वीक के अंदर 48 घंटे। ठीक है, इसमें से 4 आवर सेटअप। ठीक है, सेटअप टाइम। अभी सेटअप टाइम समझा दूँ क्या होता है ना? तुम्हें थोड़ी पता होगा सेटअप, तुम तो भोले मासूम हो। हाँ, सीधे हो तुम तो। मेरा सेटअप टाइम क्या होता है? और मशीन जब चलती है ना, तो अपने घर में तो छोटी छोटी मशीनें होती है ना, उसके इतने भाव होते हैं घर की मशीनों के। हाँ, तो अभी यहाँ तो प्लांट होते हैं। प्लांट समझते हो तुम तो, 2-2 फ्लोर की मशीनें और बड़ी बड़ी मशीन होती है भाई साहब। ठीक, 2-2, 3-3 फ्लोर की मशीन होती है। अभी जैसे लेस बना रहे तो आलू ऊपर से तैरते हुए आएंगे, ऐसे मस्त आए, डुबकी लगाया, फिर आगे बढ़ेंगे, डुबकी लगा के पानी में, फिर एक हवा आएगी, उसको सुखाएगी आलू को, फिर आगे चल के उसकी कटिंग होगी। ऐसे घूमते 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 तेल में लगाएंगे डुबकी, फिर डुबकी लगा के फिर ऐसे। ठीक है, तो ऐसा तुम लोग घर में देखना यूट्यूब के ऊपर, फूड फैक्ट्री, फैक्ट्री मेड, हाउ दे डू इट, ऐसा कुछ करके आते रहते। तो फूड फैक्ट्री और फैक्ट्री मेड एक देख ही लेना। मैं तुम्हें शायद शुरू से ही कह रहा हूँ ये बात, तुम देख ही लेना। अगर ना देखा हो तो तुम्हें पता पड़ जाएगा प्लांट होता है क्या, एक्चुअल में काम कैसे होता है फैक्ट्री में। तो अब प्लांट होते हैं, तो प्लांट का पहले सेटअप होता है। जब उसको ऑन करते हैं ना, चालू करते हैं, तो पूरा एक सेट होता है, उसके बाद काम शुरू होता है। ऐसे डायरेक्ट मशीन ऑन करते ही काम शुरू नहीं हो जाता, समझ गए? पूरा जैसे सेटिंग अप होता है, उसमें मटेरियल मिलेगा, करेगा, डालेंगे अपन, लोड होगा, ऐसा पूरा सब करना पड़ता है। पूरा सेटिंग करना पड़ता है उसका, कितने उसमें चलाना है, पूरी ऐसे पूरी सेटिंग करनी पड़ती है उसके अंदर, तब जाकर फिर मशीन चालू होती है। तो वो सेटिंग अप टाइम कितने घंटे? 4 घंटे। ठीक, अभी 4 घंटे में कुछ प्रोडक्शन होगा क्या? नहीं होगा ना। तो ये कौन सा टाइम हुआ? अनप्रोडक्टिव हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा काम। तो कुछ भी ना होने वाले टाइम को बोलते हैं अपन वेले टाइम को। एक नाम दिया है ना अपन ने, लेबर में पढ़े थे, आइडल टाइम। मगर ये कौन सा वाला आइडल टाइम है? अनप्रोडक्टिव वाला। नहीं सॉरी, नॉर्मल है या नॉर्मल है? नॉर्मल है। ठीक है, जब भी अपन रेट निकालते हैं, रेट, तो रेट निकालने का एक तरीका बताया था। नॉर्मल को लेस करके निकालते हैं या पहले निकाल लेते हैं? पता है ना ये बात? हाँ, मैंगो वाला एग्जाम्पल, नॉर्मल को लेस करके रेट निकलती है। बात याद रखना, भूल मत जाना। रेट ही तो निकाल रहे हैं अपन, मशीन हमारा रेट निकालेंगे ना। कल भी तो ये निकाला था, समझ लो पहले कौन से समझो। ठीक है, फिर बोलता था फैक्ट्री वर्क। हाँ, ये तो हो गया अपना। अब ये लिख क्यों रहा हूँ पता है तुम्हें? ये मैं तो हमेशा बताता हूँ, क्वेश्चन को लिखना बहुत ज़रूरी होता है।
वो पूरे पैराग्राफ में ऐसे भर भर के इन्होंने लिख रखा होता है, उसमें से काम की चीज़ को अपन अपने एक फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है ऐसे लिखना, इससे क्वेश्चन जल्दी सोल्व होता है। तो जब भी क्वेश्चन को पढ़ो तो पहले लिखा करो, लिखने की आदत डालो। जैसे तुम लोग किस में करते थे, कंपनी के अंदर करते थे, एप्लीकेशन इतना, अलॉटमेंट इतना, फर्स्ट कॉल इतना, सेकंड कॉल इतना। हमेशा बोलता हूँ हर टीचर तुम्हें वो क्वेश्चन वो कंपनी ऐसे ही बढ़ाते थे लिख करके। ठीक है, तो लिखने की आदत डालो, ऐसे लिखा करो पहले हर चीज़ होगी, ताकि हर चीज़ तुम्हारे सामने रहे, भाई चल क्या रहा है। कितनी मशीन है? 3 मशीन। ठीक है, चलो। द वर्क इज जॉइंटली डन बाई ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स मिलकर काम करते हैं। ठीक है, द ऑपरेटर आर पेड फुली फॉर दी 48 आवर्स, ऑपरेटर का पेमेंट 48 घंटे का होता है। वैसे भी ऑपरेटर को 48 घंटे का ही देंगे, 4 घंटा जो काम नहीं हो रहा उसमें ऑपरेटर की गलती नहीं है, इसका ही मिलता है ऑपरेटर को। ठीक है, तो उसको जो पेमेंट मिलता है 48 आवर्स का मिलता है। अब बोनस प्रोडक्टिव टाइम का मिलता है। बोनस जो मिलता है वो प्रोडक्टिव आवर्स यानी कि 44 घंटे लिख दूँ यहाँ, हाँ 44 घंटे का बोनस, 44 घंटे का मिलता है। ठीक है, कितना मिलता है? 10%। किसका 10%? 44 आवर्स इंटू 20, उसका 10%। सिंपल है ना। अब भाई साहब दिलों को चीर देने वाली लाइन आएगी। ठीक है, आत्मा को कांपने वाली लाइन आएगी, भी तुम्हारी आत्मा कांप जाएगी अंदर। देखना बेटा, ये क्या लिखा है, कॉस्ट आर रिपोर्टेड फॉर दिस कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ, स्पेलिंग गलत है क्या? 34 आएगा क्या? 13-4 आएगा? 13-4 ही आएगा, 34 आएगा? सही है स्पेलिंग, है ना। ऐसा नहीं बच्चा सही करते स्पेलिंग गलत, अरे तुम्हें आता ही नहीं है कुछ भी, ऐसे ही वालों ये लो 30, ऐसा मत कर देना। ठीक है, तो क्या है बच्चे, ये समझा दो, मैं मान जाऊंगा तुम लोगों को, तुम जीनियस हो। 13 महीने मतलब 1 साल और 1 महीना, ऐसा? ठीक है, और कोई हमारा उम्मीदवार? हाँ ठीक है, और एक बच्चे ने कहा 4 वीक है, 13 से इंटू कर दो, 52 वीक्स हो जाएंगे। तुमने 1 साल बोलने के कई नाम सुने होंगे जीवन में, है ना। सर 1 साल को 1 साल ना बोल के 12 महीने बोल दो, 365 दिन बोल दो, 52 वीक बोल दो, 52 हफ्ते बोल दो। ठीक है, सीए ने कहा मैं नया क्या बोलूँ जिससे लगे कि मैं सीए हूँ। ठीक है, ये अलग ही मतलब मस्ती का लेवल कहता खत्म ही नहीं होता इनका। तो इन्होंने एक नया नाम दिया, 13 4 वीकली पीरियड, 4 वीक के 13 पीरियड, मतलब एक पीरियड में कितने वीक? 4 वीक। तो अभी 4 वीक के 13 पीरियड यानी कि 13 4 का 52 वीक का मतलब क्या होता है? 1 साल होता है। तो साधारण भाषा में इसको बोले तो 52 वीक 1 ऐसे बोले। अब तुम बोले ऐसा क्यों बोलते हैं 13-4 वीक पीरियड है? अरे वो पीरियड ऐसे बनाते होंगे ना, वो ऐसे फॉलो करते होंगे, कुछ होगा उनका। ठीक है, 4 वीक ऐसे वो लोग फॉलो करते होंगे। चलो अभी आगे बढ़े। द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग मशीन ओवरहेड इंक्लूड्स द डायरेक्ट वेजेस ऑफ द ऑपरेटर एंड ऑल्सो रिकॉप्स द फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेटेड, फोकट का नोटिंग। रिकॉप का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, एंड ऑल्सो एब्जॉर्ब द फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेटेड टू द मशीन। द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेबल टू द कॉस्ट सेंटर आर अवेलेबल। अभी तुम्हें ये डिटेल दे रखी है ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड की। ठीक है, एप्लीकेबल टू द कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर यानी डिपार्टमेंट अभी अपने यहाँ पर, तो डिपार्टमेंट पे ही एप्लीकेबल है रेट। ये इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट की क्या है इन्फॉर्मेशन, अभी ये तो अपन को पॉइंट्स में दे रखी है, तो कोई लिखने की दिक्कत नहीं है अपन। डेप्रिसिएशन 10% दे रखा है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन 52,000। मेंटेनेंस रिपेयर पर वीक पर मशीन ₹60 60 रुपया। कंज्यूमेबल स्टॉक पर वीक पर मशीन सब दे रखा है। कार्यक्रम शुरू करें, लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग 1 मशीन फॉर अ 4 वीक पीरियड। तुम्हें कॉस्ट निकालनी है 4 वीक पीरियड की, ये निकालनी। ठीक है, क्या निकालना है? कॉस्ट 4 वीक पीरियड की। तो 4 वीक की कॉस्ट निकालनी, 4 वीक का मतलब 1 महीने की निकालनी है। ठीक है, करो स्टार्ट।
फिक्स्ड, वेरिएबल। अब सारे खर्चे लूंगा, 4 वीक पीरियड का मतलब 1 महीना है ना, 1 महीने के खर्चे लेना है ना मेरे को। अब जो भी खर्चे 52 वीक के होंगे मैं क्या करूँगा, 1 वीक का बना दूंगा। अब 52 वीक के खर्चे को 1 वीक का कैसे बना, 4 वीक का कैसे बनाएंगे, डिवाइड बाई 52 मल्टीप्लाई बाई 4। मेरी बात सुनो, जो भी खर्चे 52 वीक के होंगे, ये कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कॉस्ट, कॉस्ट निकालना है 4 वीक की, ये लिखा है ना 4 वीक पीरियड की, 4 वीक की कॉस्ट निकालना है। तो अब जो खर्चा 52 वीक का है उसे 4 का बनाऊंगा। 52 को 4 बनाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाई 52 इंटू 4। जो जिसके जैसा है उससे डिवाइड करो, जिस पे कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई करो, जिसके जैसा है उससे डिवाइड, जिस पे कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो कार्यक्रम शुरू करें अभी। हाँ, खर्चे कहाँ से शुरू हो रहे हैं, वेजेस से ले लूँ क्या डेप्रिसिएशन से लूँ, वेजेस से ले लूँ। चलो ठीक, सबसे पहले लेता हूँ वेजेस, फिक्स में या वेरिएबल। CRPD याद रखो, खत्म हो गया काम। CRPD W वेजेस आता है क्या उसमें, नहीं। चलो फिर वेजेस कितना है भाई, 20 रुपया देते हैं 48 घंटे का। अब 48 घंटे का मतलब भी पता है तुम्हें, 48 घंटे का मतलब 1 वीक होता है। ठीक है, तो 48 इंटू 20 960। अब तुमने 48 से इंटू किया 20 को, तो 48 घंटे का मतलब क्या होता है, 1 वीक। तो तुम्हारा जो खर्चा है वो कितने वीक का आया, 1 वीक का। तुम्हें कितना वीक का निकालना है, 4 से इंटू कर दे, कितना आया 3840। पक्का, बस यही देखते रहना। एक बात सुनो, अपन को क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन आंसर देख लोगे चक्कर बढ़ जाएगा। आंसर देख लोगे दिमाग काम करना बंद कर जाए, तुम इतने ढीठ हो तुम आंसर ही देखते हो। मैं कहता हूँ आंसर नहीं देखना, तुम पहले ही आंसर देखने बैठ जाते हो, नहीं भी देख रहे हो तो जबरदस्ती देखते हो। आंसर कभी जीवन में मत देखा करो, आंसर पे नजर पड़ा काम ही खत्म। ठीक है, फिर चौंकाने वाली बात पे कैसे चौंकाऊंगा मैं तुम। ठीक है, आ जाओ, चलो वापस आते हैं। वेजेस लेना है अपन को, 20 रुपया है, 48 घंटे का, 1 वीक का आया, इंटू कर दिया 4 से। ठीक है, कितना आया 3840 लिखना है क्या, बोनस भी है अभी, ये तो एक वर्कर का है। ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी तुमसे, तुम एक ही वर्कर का लिख कर आओगे, 100% एक वर्कर का लिखोगे। ठीक है, कितने वर्कर का लिखना है, 3 वर्कर। ठीक है, तो अधिकतर बच्चों को ये 3 वर्कर वाली बात याद नहीं आएगी, कुछ बच्चों को आ गई तो आ गई, अधिकतर को याद नहीं आएगी। बेटा तुम एक मशीन का खर्चा ले रहे हो ना, एक मशीन का, तो एक वर्कर का क्या को ले रहे हो, एक वर्कर को होता ही कौन है, वर्कर जो भी होती है मशीन होती है। ठीक है, अब एक मशीन में 3 वर्कर लगे, सबसे खराब बात, सबसे घटिया बात है एक मशीन में 3 वर्कर क्यों काम कर रहे हैं अपने लिए। ठीक है, अपनी वार्ड लगा देता है, तुम करके ही नहीं आओगे। तुम क्या, मैं खुद ही नहीं करता था, जब मैं पढ़ाता था तो मैं खुद ही भूल जाता था, फिर मेरे को याद आता था यार एक ऑपरेटर का थोड़ी लेना है। वो तो अभी मैंने हाथों हाथों चार्ट वार्ट सब बना दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने। नहीं तो क्या होता है, समझाने में मैं खुद भी भूल जाता हूँ कि 3 वर्कर का लेना है। अपन एक ऑपरेटर का लेकर मस्त बैठ जाते हैं, अरे हाँ यार ये 48 घंटे 20 से इंटू करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा बोनस लेना है मेरे को, बोनस लेके बैठ गए। अब तो पता ही नहीं होता, तुम सारे खर्चे तो मशीन के लेते हो, सारे खर्चे तो तुम मशीन के लेते हो, और वेजेस तुम मशीन का लेते ही नहीं हो, वेजेस तुम ऑपरेटर का लेते हो। अरे वेजेस मशीन का लो ना, मशीन का कब बनेगा वो, जब तुम तीनों का लोगे। तुम इन तीनों का खर्चा ले लोगे तो मशीन का कहलाएगा, समझ रहे हो। तुम जब एक ऑपरेटर का खर्चा लोगे तो ऑपरेटर का खर्चा कहलाएगा। अब तुम क्या करते हो, सारे खर्चे तो मशीन के लेते हो और वेजेस ऑपरेटर का लेते हो। जब सारे खर्चे मशीन के लेंगे तो वेजेस भी मशीन का ही लेंगे ना, ऑपरेटर का क्यों लेंगे। मशीन का वेजेस तब कहलाएगा जब तुमने वेजेस को तीनों का लिया हो, तीनों ऑपरेटर का लिया हो ना, तब वो मशीन का कहलाएगा। समझ में आई बात। तो बेटा कंफर्म गलती होगी। अब तुम्हें देखना है कि ये क्वेश्चन अगर मेरे एग्जाम में आया तो मुझसे गलती कैसे नहीं होगी, वो तुम्हें देखना है। लिख लो, मुझसे गलती होगी ही होगी, कंफर्म 100% कह रहा हूँ बेटा मैं। और मैं तुम्हें जहाँ बता दूंगा ना गलती होगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुमसे वहाँ होगी। ये तुम्हें मैं शुरू से बताता हुआ आया हूँ। मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर मैंने तुम्हें कैरिंग कॉस्ट में बताया था और परचेज कॉस्ट में बताया था। परचेज कॉस्ट के अंदर जब अपन 2 पार्ट पढ़ते हैं, डिस्काउंट और विदाउट डिस्काउंट, तो तुम लोगों को क्वांटिटी ऑर्डर वाली को ले लेते हो परचेज के अंदर, फिर उसके में फॉर्मूला लिखवाया, एनुअल रिक्वायरमेंट से इंटू करते हैं। ऐसे कैरिंग कॉस्ट में भी तुमने गलती करी, तुम डिस्काउंट वाली रेट नहीं लेते कैरिंग कॉस्ट में, वो जो निकली बड़ी रेट होती है ना, पहले जो तुम निकाल लेते हो रेट वो लेते हो तुम।
तो मैंने तो पहले ही बता रखा है इन जगहों पे तुमसे गलती होगी। जहाँ तुम्हें दिखे एक मशीन पे 3 ऑपरेटर है, लिख दो मुझसे गलती, पेपर भी है ना, मार्क कर लो वहाँ पर, ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों में वहाँ लिख दो गलती, ठीक। तो मतलब तुम्हें देखना है, मैंने तो तुम्हें बता दी जगह, गलती वाली जगह में तुम्हें बताता जाऊँगा मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से, ठीक है। तुम्हें देखना है कि तुम्हें वो गलती से कैसे बचना है, मतलब बताने के बाद भी तुम करो तो फिर तो, और पता नहीं तुम पढ़ाई कैसे कर रहे हो, ठीक है। चलो वेजेस, अभी वेजेस आया अपना 20 × 48 1 वीक का, और × 4 4 वीक का, मगर ये एक ऑपरेटर का है, 4 से भी इंटू कर दो, कितना आया अभी, सॉरी 3 से कर दो, मैं 4 से बोला, सॉरी 3 से कर दो, 11,520 11,520 भाई कैसे आया, 20 रुपया 1 घंटे का दे रहा है, पहले चेक कर लो, 1 घंटे का दे रहा है ना 20 रुपया, हाँ 20 रुपया 1 घंटे का दे रहे, × 48 किया, उसके बाद 1 वीक का आया, × 4 किया, उसके बाद × 3 किया, 20 × 48 × 4 × 3, यही आ रहा है 11,520। अब बोनस निकाल लो, ये लिख लेना, तुम्हें लिखना हो तो ब्रैकेट में 20 × 48 × 12 × 4 × 3। अभी बोनस अब उनको देना है, क्या बोलता है, प्रोडक्टिव आवर का 10, ठीक है। अब बोनस अपन ऐसे देंगे, देखो प्रोडक्टिव आवर के वेजेस निकालो, वेजेस में लगता है 10%, याद रखना। तो प्रोडक्टिव आवर है 44, इसको देना है 20 रुपया, ठीक है। अभी एक वर्कर का बोनस निकाल ले पहले अपन, और 1 वीक का निकाल ले, फिर 4-3 से बाद में इंटू कर लेंगे। 44 घंटे का वेजेस बनता है 880, 880 बनता है, इसका 10% बोनस बनता है 88, ये बोनस बनता है एक वर्कर का 1 वीक का, समझ गए इतना भाई। 44 घंटे, 1 घंटे का 20 रुपया, उसके हिसाब से वेजेस है, तो ये वेजेस है प्रोडक्टिव टाइम के, ये प्रोडक्टिव टाइम के वेजेस है, समझो बात को बेटा। टाइम अपना 48 घंटे है, हमें बोनस प्रोडक्टिव टाइम का देना है, तो प्रोडक्टिव टाइम का वेजेस कितना है, अभी 10% आया, 10% देते समझ गए ना। वो हाल से में क्या करते थे अपन, वो 50% टाइम सेव का होता था, ठीक है। यहाँ पर जब बताया ना 10% इसका बोनस देना है, तो अपन ये मानेंगे जितने घंटे काम किया ना, काम के हिसाब से बोनस देना है, ठीक है। तो ऐसे बोनस वेजेस पे लगते हैं, जो वेजेस बनता है ना उस पर लगते हैं। अब ये कह रहा है 10% प्रोडक्टिव टाइम का देना है, तो प्रोडक्टिव टाइम कितना है 44 घंटे, 44 घंटे के वेजेस कितने हैं 20 के हिसाब से 880, इसका 10% कितना है 88। ये एक वर्कर का 1 वीक का है, एक वर्कर का 1 वीक का, हमें 3 वर्कर का 4 वीक का चाहिए, × 4 × 3 कर दो, 1056, ये बोनस आ गया भाई। आगे बढ़ते हैं, और कौन सा खर्चा है, वेजेस हो गया, बोनस हो गया, अपने ये तो हो गए ख़त्म, यानी कि ये पूरा ख़त्म हो गया 2 पैराग्राफ। ये 2 पैराग्राफ में बस यही बात लिखी हुई, एक बार पढ़ो, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिख लो सारा, फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सीधा ये पढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन। अब देखो जब मशीन का डेप्रिसिएशन ले रहे हो तो गलत हो जाता ना अभी वो। चलो 52,000 का 10%, 5200 को डिवाइड करेंगे 52 से, इंटू करेंगे 4 से, तो 400। समझते हो नहीं समझते? जो भी खर्चे साल के होंगे ना, साल का मतलब होता है 52 वीक, पहले बता दिया। महीने का मतलब होता है 4 वीक, साल का मतलब 52 वीक, महीने का मतलब 4 वीक। ये छोटी कक्षा में पहले ही पढ़ चुके हैं अपन। अब तुम्हारी बुक वाला याद है डेप्रिसिएशन कैसे निकालेगा, अपन ने कैसे निकाला, देखो अपन ने ऐसे निकाला, यहाँ दिखा देता हूँ मैं। 52,000 का 10% डिवाइड बाई 13 डिवाइड बाई 13, 400 आ जाएगा इससे, आ गया। अपन ने कैसे निकाला, 52,000 का 10%, ये 52 वीक का आया, डिवाइड बाई 52 इंटू 4। गणित है बेटा, कुछ भी नहीं है, जो अच्छा लगे हो भाई। ये समझ में आ ही नहीं रहा है, चल के आ रहा है 13 मेरा, बाहर में जान दो, ये कर लो फॉलो। समझ में आ रहा है 13 क्या है, तो वैसे करो, ठीक है। जो समझ में आता है वो करो, जो सिंपल लगे वो करो, ठीक है। तो मैथमेटिक्स से बस, कुछ भी नहीं है। वो क्या 52 और 4 ऐसे ऊपर नीचे लिखते हैं ना, तो 4 और 13 जा ये 52 ही होता है, तो वो 13 लिख दिया डायरेक्ट, ठीक। चलो डेप्रिसिएशन के बाद दूसरा खर्चा मेंटेनेंस एंड रिपेयर पर वीक दे रखा है भाई ये, और पर मशीन दे रखा है 60 इंटू 4 का, यहाँ लिखूँ नीचे लिखूँ, हाँ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना
240। कंज्यूमेबल पर वीक पर मशीन 75। पावर भार में जाना। अपॉर्शनमेंट टू द कॉस्ट सेंटर, पावर को भी अपन ने भार में रखा है, ठीक है। अपॉर्शनमेंट टू द कॉस्ट सेंटर रेंट पर एनम 5400, रेंट डिवाइड बाई 13, बताओ ना। अरे रेंट है ना 5400 है, पर एनम है, पता है ना क्या करना है। 415.38 हीट एंड लाइट पर एनम, हीट एंड लाइट पर एनम कितना है? 747। क्या दिखाओ? पावर है क्या यहाँ पर? हाँ है, तो लाइट ऊपर है। लाइट ऊपर आती है, पावर इलेक्ट्रिसिटी नीचे आता है, ठीक है। तो कितना है लाइट एंड हीट? 9720। तुमने कितना बताया मेरे को? 7, ठीक। पॉइंट्स भी है, हाँ बाहर हो जाओ। फॉरमैन सैलरी पर एनम 997। समझ में आ रहा है? कैसे आ रहा है? 13 से डिवाइड करके लिख रहे हैं। अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 18 डिवाइड बाई 13 84, ठीक है। 1384.5 1385 138, ठीक है। और पावर बच रहा है, चलो पावर में क्या बोलता है? 20 यूनिट पर 1 घंटे मशीन चलती है, तो मीटर में लिखा हुआ होता है 20 यूनिट। मुझे यूनिट को कन्वर्ट करना है किसमें? रुपीस में, रुपीस में कन्वर्ट करना है ना। यूनिट से मतलब थोड़ी रुपीस चाहिए ना मुझे। सुनो सुनो, ये सुनो, ध्यान से सुनो, पावर देख लो भी। पावर है भाई 1 घंटे का 20 यूनिट, और 20 यूनिट का मतलब क्या होता है? 80 पैसा पर यूनिट। 20 यूनिट का मतलब होता है 16 रुपया, सही है। 1 घंटे में आती है 20 यूनिट, 20 यूनिट का मतलब 16 रुपया, तो 1 घंटे का 16 रुपया। अब पावर सेटअप टाइम का आता है क्या? सेटअप टाइम का नहीं आता। तो 1 वीक का पावर चाहिए तो 44, ये 1 वीक का पावर आ जाएगा 44 आवर्स। और 4 वीक का चाहिए तो 4 से इंटू कर दो, 28। सही है क्या? समझ में आया कैसे है पावर? क्वेश्चन में कहा है पावर 1 घंटे का है 20 यूनिट, और 20 यूनिट का मतलब 16 रुपया, यानी 1 घंटे का पावर कितना है? 16 रुपया। इसने कहा सेटअप टाइम का पावर नहीं आता, तो 48 में से सेटअप टाइम 4 घंटे होते हैं, तो 44 घंटे का ही आता है पावर का खर्चा। तो 16 रुपया 1 घंटे का है, 1 घंटे का 16 रुपया, 1 घंटे का 16 रुपया, इतना समझते हो? अब 48 घंटे होते हैं 1 वीक में, 4 घंटे का पावर का खर्चा नहीं आता, 44 घंटे का आता है, तो इसको 44 से इंटू कर दी। 44 से इंटू करने पर 1 वीक हुआ, ये 1 वीक हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 वीक हुआ। 4 वीक से इंटू कर दिया, क्योंकि सारे खर्चे 4 वीक के ले रहा हूँ, ठीक है। तो 4 वीक से इंटू किया तो मेरे पास आया 2816। कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ द फॉलोइंग डिटेल ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेबल टू द कॉस्ट सेंटर। क्या? अच्छा अच्छा, ऐसा कह रहे हो? रेंट 3 मशीन में डिवाइड करो 5400, ऐसा कह रहे हो? करूँ क्या? 5400 को डिवाइड करें क्या? देखो मेरी बात सुनो, इन्होंने एक लाइन लिखी है, ये अपॉर्चुनिटी टू द कॉस्ट सेंटर, ठीक है।
तो मैं तुम्हें कॉस्ट सेंटर का मतलब बता रहा था। एक बार जब स्टार्ट किया था मैंने कहा था कॉस्ट सेंटर में बांटना होता है, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नहीं होता है, ऐसा कॉस्ट सेंटर होता है। फिर मैं तुम्हें कहा था अभी कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या समझ लो, डिपार्टमेंट समझ लो, ये कहा था ना। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट सेंटर का मतलब समझाता हूँ क्या होता है। पहले ये समझ लिया सारे, अभी सारे खर्चे ऐड कर लो, कितने आ रहे हैं इन सबको ऐड करके। मैच कर रहा है कि अपना कि सॉल्यूशन अलग है? हाँ, डिवाइड हाँ, इन लोगों ने ये खर्चा ये अपना बोलते हैं रेंट, हीट, फॉरमैन और ये अदर मिसलेनियस, ये डिवाइड बाय 3 करके लिया होगा, है ना? आंसर में डिवाइड बाय 3 करके लिया है ना, पूरा तो ही लिया होगा। डिवाइड बाय 3 किया है ना नीचे। हाँ, तो ये जो खर्चे ना ये अपने क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं, सॉरी रेंट, ये खर्चे इन चार, 1 2 3 4 खर्चों को 3 से डिवाइड किया होगा। ये 4 खर्चे 3 से डिवाइड होंगे, 4 खर्चे मतलब ये खर्चे तो एज इट इज लेंगे और ये 4 खर्चों को 3 से डिवाइड करके लेंगे। इन 4 को ऐड करके 3 से डिवाइड करो, बाकी सारे खर्चे एज इट इज ऐड कर दो। आ रहा है? मैच हो रहा है? अब हो गया ना मैच? आओ समझा दो अभी। देखो मेरी बात सुनो, ये जो 4 खर्चे ना रेंट, लाइट, इसके लिए यहाँ बोल रखा है, देखो अपॉर्चनमेंट टू द कॉस्ट सेंटर, ये बोला ना अपॉर्चनमेंट टू द कॉस्ट सेंटर। अभी अपना जो डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट, एक बात याद रखो, कॉस्ट सेंटर पता है किसको बोलते हैं? कॉस्ट सेंटर इसको बोलते हैं जो रेस्पॉन्सिबल फॉर इनकरेंस ऑफ कॉस्ट। ये लाइन याद रखना बस, रेस्पॉन्सिबल फॉर इनकरेंस ऑफ कॉस्ट। आगे आएगा पूरा सब बताऊंगा, कई सारे सेंटर होते हैं, मैं तुम्हें बता दूंगा, खबर है, तुम वही टिक लगा लेना, लिखना हो तो यहाँ लिख लो, भले तुम्हारी मर्जी। कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है सेंटर विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ कॉस्ट। मतलब क्या? जैसे डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट में खर्चे हो रहे हैं ना, खर्चे, तो डिपार्टमेंट कहलाएगा कॉस्ट सेंटर। डिपार्टमेंट नहीं है, मान लो फैक्ट्री के अंदर 3 मशीन है, ठीक है, और अपन मशीन के हिसाब से खर्चा देख रहे हैं, तो फिर मशीन ही कॉस्ट सेंटर कहलाएगी, क्योंकि मशीन रेस्पॉन्सिबल है फॉर द इनकरेंस ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यानी कि खर्चा करवाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं ना, उसे अपन कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। जनरली वो डिपार्टमेंट होते हैं, इसलिए मैं तुमसे बार बार डिपार्टमेंट ही बोलता हूँ। ठीक है, इसलिए जब तुम्हें पहली बार पढ़ाया स्टार्टिंग में, तभी बोला था डिपार्टमेंट क्या है, कॉस्ट सेंटर। ठीक है, मतलब कॉस्ट सेंटर मतलब जो ऐसे सेंटर जो कॉस्ट के होने के लिए जिम्मेदार है, मतलब जिसके वजह से कॉस्ट लगती है। अब मान लो मशीन है, मशीन के चलने की वजह से कॉस्ट लग रही है, तो मशीन को अपन बोलेंगे कॉस्ट सेंटर। ठीक है, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट वर्क करता है तो खर्चा आता है, तो डिपार्टमेंट कहलाएगा कॉस्ट सेंटर। ठीक है, एक देखो मेरी बात सुनो, एक होता है कॉस्ट सेंटर, एक होता है रेवेन्यू सेंटर, ठीक है, एक होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। ये अलग अलग तरह के सेंटर होते हैं, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। एक सेंटर और होता है कॉस्ट, रेवेन्यू, और जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट ना, ये कॉस्ट सेंटर कहलाते हैं। सेल डिपार्टमेंट रेवेन्यू सेंटर कहलाता है। ठीक है, सेल डिपार्टमेंट कहलाता है, रेवेन्यू सेंटर। दो हो गए, कॉस्ट और रेवेन्यू। इन्वेस्टमेंट सेंटर और एक सेंटर का नाम है प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर कौन कहलाता है? जिसके ऊपर कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, मतलब खर्चे की भी हो और रेवेन्यू की भी हो। कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी इस पे होती है ना, वो कहलाता है। और एक कहलाता है हमारा इन्वेस्टमेंट सेंटर। इस इन्वेस्टमेंट सेंटर कौन कहलाता है? गवर्नमेंट के हो ना सारे, PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, सेल, भेल, सुने ना नाम, BSNL, हाँ, सेल, SAIL सेल, BHEL भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ONGC, ये सारे ये है ना, ये सारे गवर्नमेंट के लिए क्या कहलाते हैं? इन्वेस्टमेंट सेंटर। क्या कहलाते हैं? इन्वेस्टमेंट सेंटर। ठीक है, तो अभी अपन को इससे मतलब है सिर्फ कॉस्ट सेंटर से। तो ये खर्चा है ना, कॉस्ट सेंटर को अपोर्शन किया है, और कॉस्ट सेंटर को अपोर्शन किया है और लिखा है इसने अ मशीन शॉप कॉस्ट सेंटर। ये देखो लिखा है ना, ऊपर ही लिखा है, कॉस्ट सेंटर के अंदर कितनी मशीन है? 3 मशीन। तो जब खर्चा कॉस्ट सेंटर को दिया है तो ये खर्चा 3 मशीन का है। अब यही खर्चा 3 मशीन का क्यों है? क्योंकि भाई डेप्रिसिएशन तुमने 1 मशीन का निकाला है,
है ना। ऑपरेटर तो तुमने 3 के लिए 3 ऑपरेटर लिए, ये 3, तो 3 में ऑपरेटर लोगे तो एक ही तो मशीन का कहलाएगा, तो ये तो अपने आप में एक मशीन का है। तो भाई साहब ये भी एक मशीन का है, ये भी एक मशीन का है, ठीक है, ये डेप्रिसिएशन भी एक मशीन का है। जो खर्चे तुम एक मशीन पे कैलकुलेट कर रहे हो तो अपने आप ही एक मशीन का है, ठीक है। रिपेयर एक मशीन का है, क्यों? क्योंकि रिपेयर देखो कैसे दे रखा है, क्या है रिपेयर, ये रहा रिपेयर पर वीक पर मशीन, देखो पर मशीन दे रखा है, ये कंज्यूमेबल भी पर मशीन दे रखा है। तो बाकी सारे खर्चे तो दे ही पर मशीन रहे, ये भी एक का है, ये भी एक का है, ये भी एक का है, ये 4 खर्चे 3 के हैं। तो अपन एक कॉलम बनाएंगे, अपन इसको सोल्व करने के लिए एक कॉलम क्या बनाएंगे, ये अंदर वाला कॉलम इनर कॉलम कहलाता है और ये बाहर वाला आउटर कॉलम कहलाता है। तो जब भी किसी चीज़ में और कैलकुलेशन करनी होती है ना तो अपन करते हैं इनर कॉलम में, मतलब इस 4 फिगर को इनर कॉलम में लिखेंगे और 3 से डिवाइड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे, समझ गए? ऐसे करना होता है। आई बात समझ? तो समझिए 4 खर्चे क्यों डिवाइड होंगे 3 से, क्योंकि ये है अपॉर्शनमेंट टू द कॉस्ट सेंटर, ये अपॉर्शनमेंट टू द कॉस्ट सेंटर, और ऊपर लिखा है कि कॉस्ट सेंटर कंटेन 3 मशीन, और हमें एक मशीन का खर्चा लेना है, ठीक है। मशीन आवर निकालने के लिए अपन एक मशीन का खर्चा लेते हैं। अब सारा खर्चा ले लिया, अब रेट निकालना हो तो देख लो मशीन कितने घंटे चली, उसके हिसाब से रेट आ जाएगी। कितने घंटे चली मशीन, हाँ बताओ ना बेटा, किससे, हाँ क्या लिखूँ, कैसे निकालूँ? ये इस सबको ऐड करके जो अमाउंट आया वो तो ओवरहेड कहलाएगा, उसको डिवाइड करेंगे मशीन आवर से, तो मशीन आवर कैसे निकालूँ? 44 इंटू ऐसे निकालूँ कि 48 इंटू 4 44, याद रखना 4 नॉर्मल को हटाकर रेट आती है, हमेशा याद रखना। तो 48 इंटू 4 नहीं करेंगे, 44 इंटू 4, 44 इंटू 4 होता है 176, तो 176 से डिवाइड कर, ठीक है। हटाओ भी इसको, ये हटा दो जो भी लिखा हो, नहीं ध्यान रखना है कॉस्ट सेंटर की बात, अपॉर्शनमेंट टू द कॉस्ट सेंटर। वेरिएबल में लिया है, तुम्हारे मन में आया क्या ले लेना यार, बाहर में जान दो। अरे गलत नहीं है, तुम्हें गलत पढ़ाऊंगा क्या, नीचे नोट डाल देना, ठीक है, कि हम एज्यूम कर रहे हैं इट इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, इफ यू एज्यूम दैट डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, वी इंक्लूडेड इन वेरिएबल ओवरहेड और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि टाइम के बेसिस पे चार्ज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन, अगर हम ये एज्यूम करें कि एक्टिविटी के बेसिस पे चार्ज होगा तो हम वेरिएबल में दिखाएंगे, ऐसा नोट डाल के आ जाए, बाहर में जाए। हाँ अरे ये मेरी बात, इसको हटाओ मेरे तो, ये हो गया। देखो ये देखो, इन द क्वेश्चन द लाइफ ऑफ द मशीन इज गिवन एज 10 ईयर एंड इट इज ऑल्सो मेंशन, ये 6 वाला बता रहा हूँ, पिछला वाला क्वेश्चन। मेंशन द मशीन विल रन, भाई मशीन का साल भी दे रखा है, रन कितना रन करेगा वो भी दे रखा है। द डेप्रिसिएशन कैन बी कैलकुलेटेड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, देखो लिख दिया कैन बी कैलकुलेटेड, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम 10 ईयर और ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी 43,800। अरे किसी से भी निकालो सेम ही आएगा, पागल है, ठीक है। एक्टिविटी का बेसिस पता है क्या होता है, इनको सुनो मेरी बात सुनो, एक्टिविटी का बेसिस बताता हूँ क्या होता है। अब ये क्या करते हैं, ये 1 साल का टाइम देते हैं 4380, अब मशीन की ज़िंदगी 10 साल दे रखी है, ठीक है, 1 साल का टाइम 4380 है, 10 साल का टाइम 43800, ऐसा थोड़ी होता है। अरे भाई तुम मशीन क्या पूरे ज़िंदगी दो हमें, तुम लिख कर दो कि भाई मशीन जो चलेगी ना वो चलेगी 45,000 घंटे, ऐसा लिख कर बताओ हमें 45,000 घंटे चलेगी, और 1 साल में हमने 4380 चलाई, तब हम मानेंगे कि हाँ भाई उसके हिसाब से एक्टिविटी के हिसाब से हम ले रहे, ठीक है। ये तो हमने टाइम के हिसाब से रिश्ता कर दिया उसका, समझ रहे हो। तुम्हारी ज़िंदगी 10 साल की, तो तुमने 10 से इंटू करके क्या कर दिया उसको, ये 43800 निकाल रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ? मेरी बात सुनो, रेशियो बताऊँ तुम्हें, रेशियो 1 साल और 10 साल सेम यही रेशियो आएगा इसका, देखना 4380 और 43800, क्या ये 1 और 10 नहीं हो रहे क्या? मस्ती कर रहा है पागल। अमाउंट तो दोनों में सेम आ रहा है, क्या मतलब आया टाइम और एक्टिविटी? ऐसे नहीं होता बेटा, जब एक्टिविटी होता है ना क्वेश्चन में, तो एक्टिविटी के हिसाब से फिर ये लोग ऐसे देते हैं, डेटा ऐसे देते हैं कि भाई मशीन की ज़िंदगी 45,000 है, 1 साल में इतनी चलाई, ऐसे देते हैं, तो कुछ सेंस भी बनता है, तो कुछ अलग भी आता है, ठीक है। तो एक ही जैसा आएगा डेप्रिसिएशन, इसीलिए तुम तो हमेशा क्या करना, डेप्रिसिएशन तो एक ही जैसा आएगा हमेशा, टाइम हो चाहे एक्टिविटी हो, तुम तो ये नोट डाल के आ जाना। वो अलग आए
तुम टाइम के हिसाब से ले रहे हो, अलग आया तो कोशिश करना ऐसा क्वेश्चन हो तो एक्टिविटी के हिसाब से ही लेते हैं अपन। जब ऐसा क्वेश्चन हो ना कि भाई मशीन कितने घंटे चलेगी और ज़िंदगी कितनी है उसकी, दोनों आवर्स में दे रखे हो अपन, तो एक्टिविटी के हिसाब से निकाल। समझ गए? नोट तो तब भी डालना है। किसने डाल रखा है ये नोट? भारी है ऐसे, ठीक है। अपनी बुक अपना राज, तुम भी पढ़ो, जाओ खुद की बुक लिख देना। क्या कब खत्म होगी? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल, अशुभ बातें नहीं करता मैं। आओ बच्चों, आओ, अपन भारी काम अपन ने कल से स्टार्ट कर ही दिया था, ठीक है। तो बस जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपना लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। आते दोबारा तो एब्जॉर्प्शन रेट निकालना तो अब अपन सीख ही चुके हैं 100%, ठीक। अपन 50,000 तक तो छठे इलस्ट्रेशन के पहले ही पहुंच गए थे, है ना। लेकिन फिर बीच में एक रोना आ गया मशीन आवर का, तो फिर एक और नई चीज़ सीखे अपन। 50,000 तक रीअपोर्शन में 50,000 तक सीख चुके थे, अब अपन सीधा एब्जॉर्प्शन पे आते। लेकिन बीच में मशीन आवर फिट हो गया तो दोबारा अपन को एब्जॉर्प्शन से वापस मशीन आवर पे जाना पड़ा, और वो सीख करके दोबारा हम कहा है एब्जॉर्प्शन रेट, ये तो अपन निकालना सीख गए। और एब्जॉर्प्शन रेट जो है भाई वो 1 अप्रैल का होता है। यहाँ तक 1 अप्रैल, फिर यहाँ से 31 मार्च, ठीक है। समझ गए? अब 1 अप्रैल का काम सारा खत्म कर चुके तुम लोग, अब तुम्हारी एंट्री होगी 31 मार्च में, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज़ सुन लो, तुम्हारे सामने अगर कई फॉर्मूले लिखे हुए कई सारे फॉर्मूले, ठीक। तो तुम लोग अब ध्यान ऐसा लेना कि तुम्हें एक एक वर्ड, एक एक चीज़ को समझ में आना चाहिए। मतलब जब तुम क्वेश्चन की लाइन पढ़ रहे हो ना, लाइन, तो लाइन पढ़ते पढ़ते तुम्हें पता पड़ जाना चाहिए तुम्हें क्वेश्चन ने दिया क्या है, ठीक है। बजटेड ओवरहेड दिया है, या बजटेड बेस दिया है, या एब्जॉर्प्शन रेट दिया है, तुम्हें क्वेश्चन ने क्या दिया है, तुम्हें लाइन पढ़ते पढ़ते पता चल जाना चाहिए। क्या कभी ऐसा हो सकता है ये 2 चीज़ देकर ये पूछ ले? हाँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होगा, कुछ भी। ये 2 देकर ये पूछ ले, ठीक है। ये 2 देकर ये ना पूछे, सीधे से बहुत घुमा के पूछ ले, समझ रहे हो? तो कुछ भी हो सकता है। अब मेरी बात सुन, एक्चुअल ओवरहेड के बारे में भी तुम्हें एक बात बता देता हूँ मैं। स्टार यूज़ कर लिया, हैश यूज़ कर लिया, और कोई डिज़ाइन, फूल पत्ती, मेहंदी वेहंदी आती है किसी को? क्या बताऊँ? @, हाँ बहुत अच्छा, थैंक यू, भगवान आपका भला करे। इस पे लगा देता हूँ @, ठीक है। @ लगा दिया, ऐसा नहीं लगा? ये हैश अच्छा लग रहा? बिंगो नेट एंगल, हाँ हाँ, ऐसा ऐसा ऐसा, आई शपथ, ऐसा अभी सही है। अरे तुम जाओ यार। अरे हाँ, डॉलर, किसी तुम्हारी भी नहीं, मेरी भी नहीं बेटा, डॉलर, ठीक है। डॉलर, चलो, डॉलर का मतलब एक्चुअल ओवरहेड का क्या कहानी है वो भी सुन लो। इफ actual overhead not given then अरे ये समझ लेना क्या है बेटा, पढ़ के दिखाओ तो। बजटेड है ना, स्पेलिंग गलत है मगर वो पढ़ाई में आ रहा है तुम्हें। चल बड़ा आगे, बहुत भारी चीज़ पढ़ रहे अभी, ठीक है। बहुत ध्यान सुनना और समझना।
अब क्या कर सकता है अपने साथ, बहुत मस्ती करेगा, इतनी मस्ती करेगा अपने साथ, ये दे देगा एब्जॉर्प्शन रेट दे देगा, बजटेड बेस दे देगा, दोनों मल्टीप्लाई करके अपन ये निकाल लेंगे, ये तो हमको खेलना आता ही है। अब क्या करेगा, अंडर ओवर पूछेगा, तो अंडर ओवर के लिए अपन को स्टैंडर्ड और एक्चुअल चाहिए, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन में एक्चुअल ना हो और बजट भी ना हो, तो ये समझ लो कि भाई बजट तो निकल जाएगा, ठीक है। फिर बजट निकल जाएगा तो उससे अपन एक्चुअल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एक्चुअल कभी निकलता नहीं, जीवन में कभी नहीं निकलता, कोई एक्चुअल का कोई तरीका नहीं होता, तो एक्चुअल निकालेंगे नहीं, अपन बजट को ही क्या मानेंगे, एक्चुअल मानेंगे। बातें तुम्हें याद रखनी, कहाँ पर किसे क्या मानना है, ठीक है। अब एक्चुअल तो मान लिया, अभी ये स्टैंडर्ड तो चाहिए ना अंडर ओवर निकालने के, स्टैंडर्ड ओवर, तो स्टैंडर्ड ओवर का फॉर्मूला लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, एक्चुअल बेस इनटू एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। हर जगह एक्चुअल बेस लेना है, लेकिन फिर हैश बना हुआ है, लेबर आवर मशीन आवर अगर से अगर रेट निकाल रहे हो तुम लोग, मतलब ये तुम्हारी जो रेट निकली है ये कौन सी वाली रेट है, मशीन आवर रेट या लेबर आवर रेट? धीरे बोल, धीरे बोल। देखो बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हें अगर ये निकालना है अंडर ओवर तो तुम्हें चाहिए ये दोनों। अब अगर मान लो एक्चुअल नहीं है तो क्या करें, तो अपन ने देखा भाई एक्चुअल ना हो तो बजट ले लो, सर बजट भी ना हो तो ये दोनों ज़रूर देगा, फिर ज़रूर देगा, ये दोनों ज़रूर देगा। तो ये ले लो, ये ले लो, मल्टीप्लाई कर लो, बजट आ जाएगा। बजट आ जाएगा तो जब एक्चुअल ओवरहेड ना हो तो अपन बजट को ही एक्चुअल मान लेते ना हो तो, क्योंकि एक्चुअल निकालने का कोई तरीका नहीं होता। एक्चुअल का मतलब तो है एक्चुअल में जो लगा खर्चा आया, मुझे क्या पता क्या आया भाई। यहाँ तक पहुँच गए सारे बच्चे? ये है क्वेश्चन में तो लिख दो, ये नहीं है क्वेश्चन में तो ये ले लो, ये भी नहीं है क्वेश्चन में तो ये दोनों कंफर्म होंगे। भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो क्या है ही क्या क्वेश्चन? मस्ती चल रही है, कुछ तो होगा, ठीक है। चलो अब मैंने जब तुम्हें क्या कहा, अगर ये भी नहीं है क्वेश्चन में तो ये दोनों होंगे। अगर क्वेश्चन में ये दोनों है तो ये एब्जॉर्प्शन रेट कहीं काम आती है क्या? ये वाली रेट और कहीं काम आती है क्या? यहाँ निकालने काम आती है ना। तुम पहले स्टेप में जो एब्जॉर्प्शन रेट निकाल रहे हो ना, वो दूसरे स्टेप में तुम्हें काम आती है। तुम दूसरे स्टेप में जो स्टैंडर्ड ओवर निकाल रहे हो ना, वो तुम्हें तीसरे स्टेप में काम आती है। मतलब हर स्टेप तुम्हें आगे वाले स्टेप में काम आती है। ये बात समझते हो तुम लोग, ठीक है। चलो अभी तक तुम्हारे पास क्या आ चुका है, या तो क्वेश्चन ने दे रखा है या नहीं दे रखा, तो तुमने बजट निकाल लिया और यहाँ रख दिया। अभी तुम्हारे पास ये आ चुका है, ये अभी तुम्हें ये चाहिए ये। अब इसके बाद बातें कर लेते हैं, करें स्टार्ट। ये निकालने के लिए हमारे सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल बेस इनटू एब्जॉर्प्शन रेट, ये फॉर्मूला है। तो अब एब्जॉर्प्शन रेट तो मुझे समझाना है ही नहीं, क्योंकि यहाँ से आगे हो तो यहाँ लिख दोगे। मुझे ये समझाना है एक्चुअल बेस का ये पिक्चर क्या है, ठीक है। अपन एक्चुअल बेस यानी कि जैसे आउटपुट है, तो आउटपुट अपन एक्चुअल आउटपुट लेते हैं, आउटपुट में अपन एक्चुअल आउटपुट लेते हैं। समझते हो बच्चे सारे? बढ़ू जैसे आगे। लेकिन जब अपन लेबर आवर और मशीन आवर लेते हैं, मतलब अगर ये रेट तुमने जो निकाली है एब्जॉर्प्शन रेट, तो ये रेट एक बेस लेकर निकलती है ना, ठीक। और बेस के अपन ने कितने मेथड पढ़े थे? 6 मेथड याद है तुम्हें? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मेजर्स, प्राइम कॉस्ट, लेबर आवर, मशीन आवर और आउटपुट, है ना। उसमें से अगर लेबर आवर और मशीन आवर लेकर रेट निकाली, ये रेट लेबर आवर या मशीन आवर, अभी अपन एग्जाम्पल में मानते हैं मशीन आवर रेट, अभी ये रेट कौन सी है? मशीन आवर रेट, ठीक है। समझ लो सारे बच्चे। तो अगर ये रेट मशीन आवर रेट है तो यहाँ मशीन आवर से इंटू होगा एक्चुअल मशीन आवर, मगर एक्चुअल मशीन आवर लेंगे। कौन से मशीन आवर लेंगे? स्टैंडर्ड। कौन से मशीन आवर लेंगे? स्टैंडर्ड लेंगे। आवर्स में हमेशा स्टैंडर्ड लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर्स इज यूज्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड आवर यूज करते हैं अपन। अगर स्टैंडर्ड आवर्स ना दे रखे हो क्वेश्चन में तो हम लोग क्या लेते हैं? एक्चुअल आवर, ठीक है। अब स्टैंडर्ड आवर क्या होता है, एक्चुअल आवर्स क्या होता है, ये भी समझा दो, है ना। करो स्टार्ट। क्या बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड आवर और
देखो जब ऐसा बोला जाए कि हम 1 घंटे हम लोग 8 घंटे में 16 यूनिट बनाएंगे, अगर ऐसा कोई बोले वर्कर कि हम 8 घंटे में 16 यूनिट बनाएंगे, ठीक है, तो वर्कर की ये बात बोलते ही एक रेट आ जाती है अपने पास, वो आती है 1 घंटे में, इसे रेट बोलते हैं, 1 घंटे में 2 यूनिट। तो अपन जो प्रोडक्शन कर रहे हैं ना वो 2 की रेट से कर रहे हैं, 2 की रेट से, 1 घंटे में 2 यूनिट, इससे 2 यूनिट। अभी रेट याद है कैसे बोलते हैं? रेट लिखने का तरीका याद है क्या होता है इसका लिखने का तरीका? इसका लिखने का तरीका होता है रेट इज इक्वल टू 2 यूनिट, ऐसे लिखने का तरीका ऐसा होता है ना, ठीक। तो जब भी वर्कर ऐसे बोलता है ना हम 8 घंटे में 16 यूनिट बनाएंगे, तो इससे एक रेट पता पड़ जाती है, ठीक है, एक रूल बन जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रूल बन जाता है, रूल नहीं होती वो रेट होती है, अभी मैं रूल बोल रहा हूँ उसको। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक रूल बन जाता है क्या, 1 घंटे में बनानी है 2 यूनिट, ठीक है। वर्कर ने 7 घंटे में एक्चुअल में क्या हुआ, बजट ने एक रूल बनाया, बजट ने क्या बनाया है, रूल बनाया, ये है बजट। बजट मतलब होता है काम करने से पहले बता देना कि हम क्या करेंगे, उसे बजट बोलते हैं, ठीक है, काम करने से पहले बता देना हम क्या करेंगे। तो बजट ने एक रूल बना दिया, रूल का मतलब एक रेट बना दिया, अब ये रूल बना दिया, ठीक है। अब एक्चुअल में अपन देखते हैं अपन ने क्या किया, एक्चुअल किसी भी रूल को फॉलो करता है क्या? एक्चुअल किसी रूल को फॉलो करता ही नहीं। अब अपन ने 7 घंटे में बनानी कितनी चाहिए थी अपन को, 14 यूनिट बनानी चाहिए थी, ठीक है। 7 घंटे में अपन ने बनाई 12 यूनिट, ये एक्चुअल कोई रूल फॉलो करता ही नहीं। क्या सर 7 घंटे में अपन 13 बना सकते थे? हाँ। क्या क्वेश्चन में ऐसा दे देगा 7 घंटे में 14 बनाई? हाँ। क्या 7 घंटे में 15 बनाई? हाँ। क्या 7 घंटे में 16 बनाई? हाँ। एक्चुअल कोई रूल फॉलो ही नहीं करता, एक्चुअल पे कभी रूल अप्लाई करेंगे ही नहीं अपन, समझ गए बात? अब तीसरा फेज आता है हमारा स्टैंडर्ड। अब मालिक को कितनी यूनिट मिलनी चाहिए थी? 16। और मालिक को कितनी मिली? 12। तो मालिक के लिए कितने घंटे का काम है? 6 घंटे का काम है। अब 6 बताया तुमने कैसे निकाला? ये जो 12 है ना, 12 यूनिट, इसको डिवाइड कर दिया 2 यूनिट पर आवर, रेट से डिवाइड कर दिया, तो तुम्हारे पास आया 6 घंटे। समझिए बात? तो 12 यूनिट को तुमने 2 यूनिट से डिवाइड किया तो तुम्हारे पास 6 घंटे आए, ठीक है, पक्का समझ में आ रहा है? ठीक है। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ? अभी तुमने जो निकाला 6 घंटे स्टैंडर्ड टाइम निकाला, ठीक, स्टैंडर्ड आवर निकाले, स्टैंडर्ड यूनिट भी निकाल सकते हैं अपन, स्टैंडर्ड यूनिट भी निकाल सकते हैं अपन। कैसे निकालेंगे? अपन बोलेंगे देख 12 यूनिट को तो 6 घंटे में बनाना, तो अपन ऐसे ही बोल सकते हैं ना 7 घंटे में 14 बनाने की। कुछ गलत बोल रहा हूँ नहीं ना? लेकिन अपन यूनिट को कभी भी स्टैंडर्ड नहीं बनाते, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि 12 यूनिट का काम हुआ, ऐसे बोलूँगा ना, ऐसे ही बोल सकता हूँ 6 घंटे का काम हुआ। मालिक की नज़र में जो 12 यूनिट का काम है ना, मालिक को कितना काम मिला? 12 यूनिट का काम होके मिला, वर्कर के तरफ से मालिक को 12 यूनिट का काम मिला, समझ रहे हो? तो टाइम के हिसाब से मालिक बोलेगा कि जो 12 यूनिट का काम है ना तुम्हारा, ये एक तरीके से 6 घंटे का काम, समझ रहे हो? 12 यूनिट का काम 6 घंटे का काम। आई बात समझ में? पक्का? कोई डाउट नहीं? अब देखो एक बात सुनो, 6 घंटे का काम है कितना? 12 यूनिट, है ना? अब ध्यान से एक चीज़ देखो, इन दोनों से रेट क्या आई? 2 यूनिट आई। क्या इन दोनों से भी 2 ही आएगी? हाँ, इन दोनों से भी 2 ही आएगी। क्या 16 डिवाइड बाई 8 करके, तो क्या 12 डिवाइड बाई 6 करके भी 2 ही आएगी क्या? हाँ, बजट में जो रेट है स्टैंडर्ड में भी वही आएगी क्या? इसलिए देखो रेट के नाम क्या है? रेट के नाम है बजटेड ओवरहेड रेट और स्टैंडर्ड ओवरहेड।
रेट को बजटेड भी बोल सकते हो, स्टैंडर्ड भी बोल सकते हो। यानी बजट स्टैंडर्ड एक ही होता है, ठीक है, रेट रेट ही होती है, रूल रूल ही होता है, ठीक, चाहे बजटेड बोलो चाहे स्टैंडर्ड बोलो। अभी मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, तो मैं बहुत भारी भारी बातें बताने जा रहा हूँ आज, ठीक है, समझना और डाइजेस्ट करना। अभी सेकंड पॉइंट पे आओ। सेकंड पॉइंट में अपन ने इसको, इस जो आंसर जो अपना आया, इसका नाम क्या रखा? क्या इसको बजटेड ओवरहेड बोला? नहीं बोला ना बजटेड ओवरहेड, इसको नहीं बोला ना, बजट ओवरहेड तो ये, ठीक है। तो भाई रेट तो, मैं तो अपन बजटेड रेट ओवरहेड रेट भी बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट भी बोल रहे हैं। यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड ओवरहेड बोलते मगर बजटेड नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि बजट तो हमने 8 घंटे का बनाया था, 6 घंटे का थोड़ी बनाया था। वो तो हमारी कैपेसिटी और एफिशिएंसी की वजह से काम कितने घंटे का हुआ, कितने घंटे में किया, मैं की बात नहीं कर रहा, कितने घंटे का हुआ। एक होता है मैं, एक होता है का, ही पहले बता चुका हूँ, मैं का, ठीक है, पहले लेक्चर में बताया ना, स्टार्टिंग के लेक्चर में, मैं और का, ठीक है। देखो काम कितने घंटे का होना चाहिए था? 8 घंटे का, ठीक है। कितनी यूनिट बननी चाहिए थी? 16, लेकिन 6 यूनिट बनी, इसका मतलब सॉरी 12 यूनिट बनी, इसलिए काम 6 घंटे का हुआ। समझ रहे हो बात? कोई डाउट है? अब ये जो रेट है ना, एब्जॉर्प्शन रेट, इसका एक नाम और क्या है? रिकवरी रेट। मालिक इस रेट से रिकवर करेगा, समझ गए? रिकवरी रेट समझते हो? मतलब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा और हमें रिकवर करके देगा, है ना, यही करेगा ना। अब सपोज करो रिकवरी रेट होती है अपनी एक प्रोडक्ट की 10 रुपया। कितनी रिकवरी रेट होती है? 10 रुपया। समझ गए बात? एक यूनिट की रेट 10 रुपया। बहुत ध्यान से सुनना, अभी तक की सारी बातें क्लियर है तुम्हें? रेट जो आती है ना, रेट स्टैंडर्ड ओवरहेड में कोई फ़र्क होता ही नहीं, कभी कभी स्टैंडर्ड और बजट के अंदर कोई फ़र्क नहीं होता, कभी नहीं होगा। अपन ने कहा था 8 घंटे में 16 यूनिट बनाएंगे, इससे एक रेट निकल गई, ये वाली रेट निकली। अब यही रेट स्टैंडर्ड में भी अप्लाई होगी, है ना। मालिक तुम्हारा काम होने के बाद देखेगा कि तुमने जो काम किया है ना, वो कितने घंटे का काम है, ये देखेगा। समझ लो बात को? तो जब मालिक को देखना है कि 12 यूनिट तुमने बनाई, जो कितने घंटे का काम है, तो मालिक ये वाली रेट लगा करके देखेगा। 12 डिवाइड बाई 2, तुमने 6 घंटे का काम किया, मालिक ये बोलेगा। देखो अपन ने अपने एग्जाम्पल को बहुत सिंपल रखा है, ठीक है। एग्जाम में भी क्या होगा, एग्जाम में भी तुम्हें एक एग्जाम्पल बना लेना दिमाग में। अगर कभी कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग से हट जाए तो एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाना और उस एग्जाम्पल के हिसाब से देखना कि क्वेश्चन के क्या क्या चीज़ वो एग्जाम्पल में सेट होती जा रही है, और तुम उससे मतलब समझ रहे हो तुम लोग, वो कोड रिलेशन जोड़ करके ऐसे तुम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। तुम एक छोटा एग्जाम्पल बनाकर बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो अपन ने अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाया कॉन्सेप्ट समझने के लिए। 16 यूनिट 8 घंटे में बनाने की बात कही, तो वहाँ से एक रेट आई 2, और इसी रेट से हमें ये देखना है कि जो हमने काम किया है वो कितने घंटे का है, वो 6 घंटे का काम, ठीक है। तो ये रेट स्टैंडर्ड में भी काम आई। तो रेट बजटेड भी होती है, स्टैंडर्ड भी होती है, एक ही होती है। बजटेड स्टैंडर्ड एक ही रेट होती है, लेकिन बजटेड ओवरहेड स्टैंडर्ड ओवरहेड एक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बजट के टाइम में तो तुमने 16 यूनिट बनाने की बात करी थी, लेकिन तुमने कितने बनाई? 12 यूनिट। अब मैंने तुम्हें क्या कहा, अगर हमारी रिकवरी रेट अगर हम रिकवर करते हैं 1 यूनिट पे कितना रुपया? 10 रुपया रिकवर करते हैं, ये हमारी रिकवरी रेट। उठा ही लेता हूँ। घर वाले तुमसे कहेंगे हमें बचा। लो बेटा, रेट रिकवरी रेट कितनी है? 1 यूनिट की रिकवरी रेट कितनी है? 10। तुमने कितना काम किया? 12 यूनिट का काम किया। तो 12 × 10 120 कमा लिए, रिकवर कर लिए प्रोडक्ट से ओवरहेड के। समझते हैं बात? याद है ना, चाचा 5 रुपया दे रहे थे ना एक प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट बिक कर 5 रुपया दे रहा था चाचा को। रिकवरी रेट, इसका नाम रिकवरी रेट भी बोलते हैं। तो ये जो अपन ओवरहेड से निकालते ना, ये 120 जो तुमने निकाला, वो 120 रिकवर ओवरहेड भी कहलाता है, एब्जॉर्ब ओवरहेड भी कहलाता है, और स्टैंडर्ड ओवरहेड भी कहलाता है। अभी सारे नाम का मीनिंग समझ में आया? एब्जॉर्ब इसलिए कहलाता है क्योंकि प्रोडक्ट ने इतने एब्जॉर्ब किया है, खर्चा भी 120 खर्चा एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। 1 यूनिट तुम्हारी 10 रुपया एब्जॉर्ब करती है। अब तुम 12 ही बनाकर बेचोगे तो तुमने 120 ही एब्जॉर्ब किया,
या 120 ही रिकवर किया, ठीक है। रिकवरी बहुत अच्छा नाम है, इसलिए अपन बार बार रिकवरी वर्ड यूज़ करते हैं, थोड़ा अपन को ऐसा दिमाग को सूट भी करता है अपने, ठीक है। दिमाग को थोड़ा अच्छा लगता है और दिमाग थोड़ा समझने में ज़्यादा रिकवरी रेट से बहुत ज़्यादा वो होता है, फेमिलियर होता है अपना दिमाग, तो रिकवरी रेट अपन बार बार यूज़ करते हैं, ठीक है। अब समझ गए मेरी बात। अब मुझे बताओ कि ये 12 यूनिट को अगर मैंने 7 की जगह 8 घंटे में बनाया होता, 8 घंटे, ठीक है। तो अभी तुमने मुझे रिकवर्ड ओवरहेड क्या बताया, कवर्ड पूरा लिख रहा हूँ स्पेलिंग, ये रिकवरी रेट है, रिकवरी रेट, ये रिकवर्ड ओवरहेड जिसका दूसरा नाम क्या होता है। अपन बात अभी स्टैंडर्ड ओवरहेड की करते हैं। अपने एग्जाम्पल में स्टैंडर्ड ओवरहेड क्या है, मैं तुमसे कह रहा हूँ अगर ये 12 यूनिट मैंने 8 घंटे में बनाई तो ये स्टैंडर्ड ओवरहेड क्या आता, 120 ही आता। ये 12 यूनिट मैंने 12 घंटे में बनाई, भाई मेरे कम टाइम या ज़्यादा टाइम लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरा काम मैटर करेगा या मेरा टाइम मैटर करेगा। आज अगर मान लो कॉस्टिंग के अंदर 10 चैप्टर है, ठीक है, एक बच्चा 6 चैप्टर 6 घंटे में पढ़ के जाए एग्ज़ाम देने, एक बच्चा 6 चैप्टर 6 घंटे में पढ़ के जाए, एक बच्चा 6 चैप्टर 10 घंटे में पढ़ के जाए, एक बच्चा 6 चैप्टर 24 घंटे में पढ़ के जाए, तो कुछ फ़र्क है क्या भाई। पढ़ तो 6 चैप्टर रहा है ना वो। अरे अभी ऐसे मत बोलना सर उसने अच्छे से पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं कर रहे। तीनों बच्चे 6 चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाए, मगर एक 6 घंटे में पढ़ के जाए, एक 10 घंटे में पढ़ के जाए, एक 24 घंटे में पढ़ के जाए, कॉस्टिंग है। तो मुझे बताओ तुम्हारे आउटपुट मैटर करेगा या वो टाइम जो तुमने लिया वो मैटर करेगा, समझ गए ना। तो मुझे बताओ इधर सारे बच्चे मेरी बात सुनो, स्टैंडर्ड ओवरहेड यानी कि स्टैंडर्ड ओवरहेड जो है, ठीक है, इसका पूरा खेल हमारे आउटपुट से हिसाब से चलता है या हमारे टाइम के हिसाब से चलता है। वेरी गुड, समझ गए बात। इसीलिए अपन जब यूनिट लेते हैं ना, यूनिट तो एक्चुअल आउटपुट लेते हैं, और याद रखना स्टैंडर्ड जो होता है ना, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड आवर जो होता है, ये स्टैंडर्ड आवर है, एसएच हमेशा आउटपुट के हिसाब से ही फिक्स होता है, फिक्स रहता है। मतलब अगर तुम 12 यूनिट को 10 घंटे में बनाओगे ना, यहाँ पर तो फिर भी 6 ही आएगा, समझ रहे हो। तुम 12 यूनिट को 12 घंटे में बनाओगे ना, 12 घंटे में, यहाँ तो फिर भी 6 ही आएगा, समझो ना बात को, यहाँ तो 6 ही रहेगा भाई। तुम्हारे इसको चेंज होने से थोड़ी मतलब फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सुन रहे हो, समझ रहे हो। अपन बहुत भारी बात कर रहे हैं बेटा, लेकिन एक बार समझ में आ गई ना तो भारी है ही नहीं अब, मगर समझ में आनी चाहिए। मेरी बात सुनो, तुमने 12 यूनिट बनाई ना, तो हम 12 के हिसाब से ही रिकवर करेंगे, 120 ही रिकवर करेंगे हम। अब भले तुम 7 घंटे में बनाओ, 8 में बनाओ, 10 में बनाओ, 12 में बनाओ, 1 घंटे बनाकर बैठ जाओ, मतलब ही नहीं है उससे, ठीक है। और 12 के हिसाब से हमेशा यहाँ 6 ही आएगा हमेशा, समझ गए। तो अगर 1 यूनिट की रेट 10 है, 1 यूनिट से मैं 10 कमा रहा हूँ, ठीक है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होती है, 2 यूनिट 1 घंटे के बराबर होती है, तो 1 यूनिट आधे घंटे के बराबर हो गई, समझ गए बात। 1 यूनिट 0.5 आवर्स के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर 1 यूनिट से 10 रुपया रिकवर कर रहा हूँ, तो 1 घंटे से 20 कर रहा हूँ ना रिकवर, समझते हो, क्योंकि 1 घंटे में 2 यूनिट बना रहा हूँ। तो अभी इसको हटा दूँ, देखो मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ तुम्हें, सिंपल तरीके से समझो बात। 1 यूनिट से कितना कमा रहा हूँ, और 1 घंटे में कितनी यूनिट बना रहा हूँ, 2, तो 2 यूनिट से कितना कमाऊँगा, 20 रुपया कमाऊँगा। तो 1 यूनिट से 10 कमा रहा हूँ, 2 यूनिट से 2 × 10 20 रुपया कमाऊँगा। तो 1 घंटे में 20 रुपया कमा रहा हूँ, तो 6 घंटे से कितना कमाऊँगा, उससे भी 120 ही आ रहा है ना। तो 120 दो तरीके से आ रहा है। तुमने 12 यूनिट बनाई, × 10 किया 120, तुमने 6 घंटे काम किया, × 20 किया, तो भी 120। अब तुम्हारे एक्चुअल आवर को बदलने की वजह से ना तो 12 बदल रहा है, ठीक है, ना 6 बदल रहा है। अब तुम 12 यूनिट कितने भी घंटे बनाओ, मतलब है क्या उससे, है ना। तो ये बदल सकता है ना, मगर क्या 12 यूनिट के हिसाब से 6 बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। तो मुझे बताओ तुम लोग, मुझे यहाँ पर जो बेस लेते हैं अपन, वो एक्चुअल आवर लेना चाहिए, स्टैंडर्ड आवर लेना चाहिए। अगर एक्चुअल बेस अपन यहाँ बेस लेते हैं, बेस, तो अगर वो आवर्स में हो
मशीन आवर्स या लेबर आवर के फॉर्म में हो, तो एक्चुअल होने चाहिए, स्टैंडर्ड होने चाहिए। स्टैंडर्ड क्योंकि स्टैंडर्ड आउटपुट के हिसाब से होता है, समझ गए? स्टैंडर्ड क्या होता है? आउटपुट के हिसाब से। अब स्टैंडर्ड की एक डेफिनेशन भी बताता हूँ। डेफिनेशन स्टैंडर्ड को बोलते हैं अपन, स्टैंडर्ड आवर्स को अपन बोलते हैं बजटेड आवर्स फॉर ये बोलते हैं बजटेड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आवर का नाम है बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। 16 के लिए 8 घंटे बता रहे हो, 16 के लिए 8 घंटे बता रहे हो, तो 12 के लिए कितने बताते? समझ गए? बजटेड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। 16 के हिसाब से 8 घंटे बता रहे हो ना, 16 के हिसाब से मत बताओ, एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से बताओ। बजटेड आवर्स 16 के हिसाब से मत बताओ, 12 के हिसाब से बताओ। ये तो जब 12 के हिसाब से बजटेड आवर्स बताए जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? स्टैंडर्ड आवर्स। समझ गए? इसका नाम क्या लिखा? बजटेड आवर फॉर। ठीक है बेटा, ये वीडियो जितनी बार देखना हो देख लेना, इससे एक्चुअल बजट स्टैंडर्ड तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा, और एक बार फिट हो गया तो जीवन में तुम्हें कभी दुख तकलीफ समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? एक्चुअल बजट और स्टैंडर्ड को फिट करना है अपन को ये समझना है कि भाई यहाँ पर एक्चुअल बेस के अंदर हर बार तो हम एक्चुअल चीज़ें ले रहे हैं, मगर अवर्स के केस में स्टैंडर्ड क्यों लेते हैं अपन? क्योंकि स्टैंडर्ड का रिश्ता एक्चुअल आउटपुट के साथ होता है। तो जब तुम अगर आउटपुट लेते तो एक्चुअल आउटपुट लेते ना, तो अवर्स लेंगे तो स्टैंडर्ड लेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड का रिश्ता आउटपुट के साथ होता है। एक्चुअल का रिश्ता कोई आउटपुट के साथ, एक्चुअल का तो कोई लेना देना ही नहीं होता है आउटपुट से। 12 यूनिट को 6 घंटे में बनानी होती है, ठीक है, मगर एक्चुअल में वो या तो 6 में बने, या 5 में बने, या 4 में बने, या 8 में बने, या कुछ भी कभी भी बन सकती है, क्योंकि एक्चुअल रूल फॉलो नहीं करता। ये बात समझ गए? तो ये रेट क्या है? रूल। तो जब रूल बना रहे हैं अपन, तो रूल के साथ स्टैंडर्ड लगता है, क्योंकि एक्चुअल तो फॉलो करता नहीं ना, एक्चुअल आवर्स नहीं करते फॉलो, ये बात याद रखना। एक्चुअल आवर्स, बाकी सब तो करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल वगैरह सब अपन कौन सा लेंगे? एक्चुअली। समझ गया अभी? तो ये पूरी कहानी समझ में आ गई? बस ये जो भी है, इससे हमारे पास स्टैंडर्ड आएगा, दोनों को माइनस करके अंडर ओवर निकालेंगे। अब अंडर ओवर में अपन क्या करते हैं? अंडर ओवर में अपन चेक करते हैं क्या अमाउंट छोटा है या गलती की वजह से, छोटा हो या एब्नॉर्मल, मालिक की गलती की वजह से हो, ये कहा जाएगा कॉस्टिंग बिल। मालिक बोलता है छोटा मोटा अमाउंट है, मैं उठा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? अंडर है तो नुकसान, अंडर है तो नुकसान या फायदा? अंडर एब्जॉर्प्शन, नुकसान या फायदा? अब पता ना पड़े ना, तो रिकवरी वर्ड में तुम्हें कहा था बहुत अच्छा होता है। तो अंडर रिकवरी अच्छी बात है खराब बात? अंडर रिकवरी है, यानी कम रिकवरी तो खराब बात है ना। तो मालिक बोलता है अंडर रिकवरी है ना, नुकसान में उठा लूँगा, ओवर रिकवरी है ना, छोटा मोटा अमाउंट है ना, मेरे को फ़ायदा दे। और मालिक की गलती की वजह से, अब मालिक की गलती की वजह से क्या होगा? अंडर या ओवर? गलती की वजह से ओवर कैसे होगा? मतलब गलती भी करो और ओवर भी अच्छी गलती होगी। हाँ, अच्छी गलती किसे बोलते हैं समझाना मेरे को। और तुम लोग जो करते हो ना वो अच्छी होती नहीं कुछ भी, ये तो समझ ही लेना तुम लोग। ठीक है? हाँ, इन लोगों ने क्या किया है, ये फोगड़ का ऐसा नौटंकी, मतलब बचकानी हरकत का भी एक लिमिट होता है, उसकी बचकानी हरकत की भी टेबल बना दी। ठीक है? 4.39 ये बजट, ये एक्चुअल, ये एब्जॉर्ब। हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल और हम एब्जॉर्ब और एक्चुअल को कंपेयर करते हैं। किसको कंपेयर करते हैं? इन दोनों को कंपेयर करते हैं ना। तो ये अमाउंट ये अमाउंट को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके जो फ़र्क आया 110 और 100 का, वो 10 का फ़र्क आया। अभी अंडर एब्जॉर्प्शन बोल रहा है। अंडर एब्जॉर्प्शन क्यों बोल रहा है? क्योंकि एक्चुअल में खर्चा 110 आया और तुमने एब्जॉर्ब 100 ही किया, तो 10 का अंडर एब्जॉर्प्शन तो होगा। तो तुम्हें सिखा रहा है अंडर ओवर किसे बोलते हैं, जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं है, हो तुम लोग डफर हो, पागल है तो। और ये 100 कैसे आया वो भी सिखा रहा है, फॉर्मूला लिख के सिखा रहा है। सीखा क्या? अरे
पढ़ा थोड़ी रहा हूँ, जब पढ़ा दिया। पढ़ाना होता है, ये इलस्ट्रेशन कराऊँ तो पढ़ा रहा हूँ, अभी इलस्ट्रेशन नहीं करा, ये सिर्फ देख लो डिज़ाइन। ऐसे बोल रहा है, अरे सुन लो, ऐसे बोलता है अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन अगर है यस, नहीं है ना तो नो में तो आओ मत, भाड़ में जाओ तुम लोग, यहाँ आई क्यों तुम, ठीक है। तो यहाँ तब आओ जब यस है। तो उसके बाद छोटा सा है, मालिक को पकड़ाओ। क्या मालिक की गलती है? मालिक को पकड़ाओ। नहीं है मालिक की गलती तो सप्लीमेंट्री रेट निकालो, ठीक है। अब मैंने तुम्हें सप्लीमेंट्री रेट के बारे में नहीं बताया, बताऊंगा भी नहीं, बताऊंगा अभी नहीं बताऊंगा आज, ठीक है, ये बाद में बताऊंगा। तो सप्लीमेंट्री रेट अपन पढ़ेंगे कल। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस, एक क्वेश्चन। आज के लिए टाइम और टेक केयर, हैव अ नाइस डे।